फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the function of pole shoe in DC motor? ऑप्शन ए है टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है टू स्प्रेड आउट फ्लक्स, ऑप्शन डी है टू सपोर्ट फील्ड कॉइल। तो आप ये फोटो देख सकते हो, यही होता है पोल शू। इसका जो मेन काम होता है उसमें इसी पे बाइंडिंग किया जाता है, इसी पे फील्ड बाइंडिंग जो होता है इसी पे किया जाता है। तो इस पर फील्ड बाइंडिंग किया जाता है, तो ये क्या करता है, फील्ड बाइंडिंग को सपोर्ट करता है और ये फ्लक्स को भी यानी कि स्प्रेड आउट करता है, यानी फ्लक्स को फैलाता है और रिलक्टेंस को भी कम करता है। तो ये सभी इसके फंक्शन होते हैं। तो इसके फंक्शन क्या क्या हो गए, रिलक्टेंस को रिड्यूस करना, फ्लक्स को फैलाना और फील्ड कॉइल को सपोर्ट करना। तो इसका एक काम नहीं होता है इन चार ऑप्शन में से, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस को कम कैसे किया जाता है, ईडी करंट लॉस को लेमिनेशन के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पोल शू का जो काम होता है वो होता है रिड्यूस रिलक्टेंस, स्प्रेड आउट फ्लक्स और स्प्रेड फील्ड सपोर्ट फील्ड कॉइल, लेकिन रिड्यूस ईडी करंट लॉस इसका फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर इज। ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी है ईबी इक्वल टू हाफ वी एस, ऑप्शन सी है हाफ ईबी इक्वल टू वी एस, ऑप्शन डी है ईबी इक्वल टू 2 इंटू वी एस। तो मैक्सिमम पावर का जो कंडीशन होता है डीसी मोटर में वो होता है ईबी इक्वल टू V/2, यानी कि बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाइड वोल्टेज का आधा होना चाहिए, तभी इसी कंडीशन में मैक्सिमम पावर सप्लाई होगा। तो आप अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन ईबी इक्वल टू V/2, यानी कि ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आप जानते ही होंगे एसएससी जेईई ने एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो अब आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं इस चैनल पर डेली एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते रहता हूं, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है, किस टॉपिक में आपको स्कोर कम हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका जितना सही होता है 10, 15, 20 में से जितना सही होता है आप स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए डीसी शंट मोटर इफ फील्ड करंट इज डिक्रीज देन द स्पीड ऑफ मोटर इज। ऑप्शन ए है डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो एन जो होता है डीसी मोटर में, यानी स्पीड जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/φ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग फील्ड करंट को डिक्रीज करें, यानी कि आई आप इसको डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं फ्लक्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा, यानी कि स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यानी अगर फील्ड करंट को कम करेंगे तो स्पीड जो होगा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग मैच करें तो इंक्रीजेज, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ योक इन ए डीसी मशीन इज। तो डीसी मशीन में योक का क्या फंक्शन होता है, तो योक का जो फंक्शन होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ये इसका फंक्शन नहीं होता है। फ्लक्स पाथ कंप्लीटेशन, तो योक का क्या क्या काम होता है, ये यानी फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, फ्लक्स के लिए ये पाथ प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो इसका दो काम होता है डीसी मशीन में। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डी होगा बोथ 1 और 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों इस चैनल पर मैंने बहुत सारा ट्रिक भी अपलोड कर लिया है जो कि आने वाले सभी जेई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो आप ट्रिक वाला भी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मशीन बाइंडिंग आर, ऑप्शन ए है शॉर्ट पिचेज, ऑप्शन बी है फुल पिचड, ऑप्शन सी है एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द। तो हम लोग एसी और डीसी दोनों मशीन की बात करें तो एसी मशीन में क्या होता है शॉर्ट पिच का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर डीसी मशीन में बात करें तो इसमें फुल पिच का, दोनों आपको याद रखना है। तो फुल पिच में क्या फ़ायदा होता है, फुल पिच में होता है जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन शॉर्ट पिच एसी में क्यों करते हैं, तो एसी में हम लोग शॉर्ट पिच करते हैं, उसका फ़ायदा होता है कि हारमोनिक्स जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी हारमोनिक्स को कम करने के लिए हम लोग एसी में शॉर्ट पिच करते हैं और डीसी में ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग फुल पिच करते हैं। और शॉर्ट पिच का एक और फ़ायदा होता है, उसमें कॉपर का मटेरियल जो होता है वो भी कम लगता है। तो दोनों एसी मशीन और डीसी मशीन दोनों में आपको याद रखना है क्यों करते हैं और क्या करते हैं। तो इसमें पूछा गया डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन में हम लोग फुल बाइंडिंग करते हैं, यानी फुल पिचेज बाइंडिंग करते हैं, तो जिससे कि हम लोग को जो जनरेटेड वोल्टेज है वो ज़्यादा प्राप्त हो। तो ऑप्शन अगर हम लोग मैच करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फुल पिचड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ डमी कॉइल इज टू, ऑप्शन है रिड्यूस ईडी करंट, ऑप्शन बी है रिड्यूस हिस्टेरिसिस, ऑप्शन सी यहाँ से है, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, इंक्रीज फ्लक्स, ऑप्शन डी है मैकेनिकल बैलेंसिंग। तो डमी कॉइल का देखिए पहला ऑप्शन दिया है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इससे पहले भी मैंने बताया था, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेशन यूज किया जाता है। और अगर हिस्टेरिसिस लॉस की बात करें तो हिस्टेरिसिस लॉस रिड्यूस करने के लिए मटेरियल का जो परमेबिलिटी होगा, यानी मटेरियल का परमेबिलिटी हाई होना चाहिए, यानी कि मटेरियल यानी जैसे कि सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज करते हैं तो उसका परमेबिलिटी हाई होता है, जिसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन डमी कॉइल का जो फंक्शन होता है, डमी कॉइल का फंक्शन होता है मैकेनिकल बैलेंसिंग करना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैकेनिकल बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स डेंसिटी अंडर लीडिंग पोल टिप इन डीसी मोटर टेंड्स टू, ऑप्शन ए है इंक्रीजेज डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है रिमेन सेम, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द। दोस्तों इससे 4 क्वेश्चन आपको बनते हैं, चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना। जैसे कि मैं फिगर पहले बना देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं पहले फिगर बना देता हूँ, उसके बाद आसानी से हम लोग समझ जा सकते हैं। ये स्टेटर हो गया और ये जो है दोस्तों मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, ये जो है पोल शू हो गया। तो यहाँ से आप पोल शू देखते हैं, तो पहला जो टिप आता है पोल को, यानी अगर रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये जो पहला टिप आएगा, ये पोल शू का पहला टिप आया, उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग पोल शू, और उसके बाद जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग। तो पहले सबसे आपको पहले लीडिंग और ट्रेलिंग समझना होगा। तो जैसे रोटर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो जो पहला पोल टिप होगा उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग, जैसे ये आया पहला तो इसको लीडिंग कहेंगे और इसको कहेंगे हम लोग ट्रेलिंग। तो दोनों मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यानी कि ये जो पोल है ये हो जाएगा लीडिंग और ये हो जाएगा ट्रेलिंग। तो ये पहले हम लोग डीसी जनरेटर की बात करेंगे, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, फ्लक्स जो होता है ऐसे हो जाता है, यानी अगर पहले फ्लक्स ऐसे था तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स जो होता है ऐसे हो जाता है। तो फ्लक्स ऐसे हो जाने का यानी कि लीडिंग पर अगर हम लोग देखें तो लीडिंग पर फ्लक्स का वैल्यू जो है कम जाता है, लीडिंग पे फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाता है। ये डीसी जनरेटर में होता है, लेकिन डीसी मोटर में इसी का उल्टा होता है, यानी कि डीसी मोटर में लीडिंग पोल यानी कि लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों में आपको याद रखना है। तो सिर्फ आपको डीसी जनरेटर का याद रखना है। डीसी जनरेटर में पहले जो पोल होगा, यानी पहला पोल टिप होगा वो लीडिंग होगा और दूसरा जो पोल टिप होगा वो ट्रेलिंग होगा। तो डीसी जनरेटर में आपको याद रखना है लीडिंग पे कम जाता है, यानी कि अगर डीसी मोटर की बात करें लीडिंग में तो लीडिंग में बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है
डीसी मोटर में। तो आप लोग जनरेटर में देख सकते हैं लीडिंग पर क्या हो गया, कम हो गया, तो लीडिंग पर डीसी मोटर में बढ़ जाएगा। तो यानी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इन चारों क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स डेंसिटी अंडर ट्रेलिंग पोल टिप इन डीसी मोटर टेंड्स टू। दोस्तों वही क्वेश्चन है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। डिक्रीजेज ऑप्शन बी है, रिमेन सेम ऑप्शन सी है, इंक्रीजेज ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। तो मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। ये स्टेटर हो गया और फिगर मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला पोल होगा, यानी कि अगर रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये जो पहला पोल होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग। और ये जो दूसरा पोल आएगा उसके बाद जो आएगा, सबसे पहले जो पोल टिप मिलेगा उसको हम लीडिंग कहते हैं, और जो बाद में मिलेगा उसको ट्रेलिंग कहते हैं। तो हम इससे पहले हम लोग देखे थे डीसी जनरेटर में फ्लक्स ऐसे डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, यानी लीडिंग पे कम जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेलिंग पोल टिप, यानी ट्रेलिंग पोल टिप पे देख सकते हैं आप लोग बढ़ गया, लेकिन ये डीसी जनरेटर का होता है, डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर का आप याद रखेंगे कि ट्रेलिंग में बढ़ जाता है, डीसी मोटर में घट जाएगा। यानी ऑप्शन अगर हम लोग मैच करें तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, डिक्रीजेज। तो इससे चारों क्वेश्चन आप लीडिंग, ट्रेलिंग और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर किसी में भी पूछेगा, कोई भी पूछेगा, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है डीसी जनरेटर का पहले लीडिंग होगा फिर ट्रेलिंग होगा, और ये फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे याद रखना है। बस इस फिगर को आपको सिर्फ याद रखना है, इससे 4 क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू। ऑप्शन ए है आर बाई जेड, ऑप्शन बी है कोसाइन ऑफ फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ यूजफुल करेंट टू टोटल करेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये अगर वोल्टेज है और ये अगर करंट है तो इसको बीच का जो एंगल होता है फाई, इसको अगर कॉस के साथ हम लोग लगा देते, इसी को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। तो ऑप्शन बी कोसाइन एंगल बिटवीन डिफरेंस फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएं, एक जैसा पावर ट्रायंगल बनाते हैं उसी तरह से एक ट्रायंगल बनाए, ये आर हो जाता है, ये एक्स हो जाता है, ये जेड हो जाता है। तो ये जो फाई होता है, यानी कि कॉस फाई अगर इस ट्रायंगल में हम लोग निकालें तो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, आर बटे जेड। तो ये भी पावर फैक्टर का ही फार्मूला होता है, यानी ऑप्शन ये भी राइट होगा। और रेशियो ऑफ यूजफुल करंट टू टोटल करंट भी इसका फार्मूला होता है। तो ये सभी जो है पावर फैक्टर का फार्मूला है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ऑप्शन ए है एक्चुअल पावर इज जीरो, ऑप्शन बी है रिएक्टिव पावर इज जीरो, ऑप्शन सी है अपरेंट पावर इज जीरो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट कह रहा है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आर का वैल्यू जीरो होगा। तो आर का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो एक्टिव पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव पावर आर के ही द्वारा होता है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो एक्टिव पावर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन रिएक्टिव पावर होगा, और रिएक्टिव पावर होगा तो अपरेंट पावर भी होगा, तो यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो होगा नहीं। लेकिन आर का वैल्यू जीरो है तो एक्चुअल पावर जो है वो जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एक्चुअल पावर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम इज द यूनिट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑप्शन सी है रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी है कैपेसिटेंस। तो यानी इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में सब का यूनिट जो है वो ओम है, सिवाय एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर सबका यूनिट ओम है। तो इंडक्टिव अगर रिएक्टेंस की बात करें, यानी एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल का फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, 2πfl, यानी इसका जो फार्मूला था ओमेगा एल। तो ओमेगा के जगह पे हम लोग 2πfl एफ भरते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको याद रखना। और एक्सेल का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। अगर हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, एक्सी इक्वल टू होता है 1/ωc, और ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2πf होता है। 2πf से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक्सेल जो हम अभी देखे थे और एक्सी दोनों का यूनिट जो होता है वो ओम ही होता है। और रेसिस्टेंस का आप लोग जानते हैं, इसका भी ओम होता है, यानी एक्सेल का भी ओम होता है, एक्ससी का भी ओम होता है, और एक्सएल आर का भी ओम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस का ओम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर इज
और फॉर ए साइन बेबीज ऑप्शन ए है 1.414, ऑप्शन बी है 0.707, ऑप्शन सी है 1.11, ऑप्शन डी है 0.637। तो इससे पहले हम लोग फॉर्म फैक्टर का फार्मूला जानते हैं। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है RMS बटे एवरेज वैल्यू। तो RMS बटे एवरेज वैल्यू, इसी से हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो RMS वैल्यू जो होता है वो I max बाई √2 होता है। ये तो RMS वैल्यू का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अब एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है 2Im बटे पाई। तो पाई ऊपर चला जाएगा और 2Im, ये हम वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो ये Im कट गया, अब बच गया पाई बाय 2√2, यानी कि हम लोग लिखे फॉर्म फैक्टर इक्वल टू पाई बटे 2√2। इसको लोग हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन होने के बाद 1.11 आता है। तो फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो 1.11 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ। तो ये एक यहाँ से आप लोग देखते हैं ये RLC सीरीज सर्किट है। RLC सीरीज है, इसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है अपनोट इक्वल टू 1/2 π√LC। तो यहाँ से देख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है L पर और C पर, यानी कि इसका वैल्यू जो हम लोग चेंज करेंगे या तो L का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा या C का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो वैल्यू कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो या तो हम लोग L या C दोनों को चेंज करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ओनली R, ये तो होगा नहीं, ओनली L ये भी नहीं होगा, C ओनली ये भी नहीं होगा, यानी L और C दोनों होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और एक बात आपको याद रखना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, चाहे वह सीरीज हो या पैरेलल हो, दोनों में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा LNC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AC सर्किट पावर डिसिपेशन इज। ऑप्शन ए है रेसिस्टेंस ओनली, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस ओनली, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो पावर डिसिपेशन की बात करें तो पावर डिसिपेशन का जो फार्मूला होता है I²R। तो पावर डिसिपेशन सिर्फ रेसिस्टेंस के द्वारा ही होता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेसिस्टेंस ओनली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMS वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव इज 200 वोल्ट, द RMS वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर AC विल बी। ऑप्शन ए है 282.8 वोल्ट, ऑप्शन सी बी है 141.4 वोल्ट, ऑप्शन सी है 111 वोल्ट, ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का इसमें दिया हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो इसमें हाफ वेव यानी हाफ वेव का जो RMS वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो RMS वैल्यू हाफ वेव में होता है, RMS वैल्यू हाफ वेव में क्या होता है, RMS वैल्यू होता है I max बाय 2 होता है, और फुल वेव में होता है Im बाय √2। तो आपको याद रखना RMS वैल्यू का वैल्यू दिया हुआ, यानी कि वोल्टेज में हम लोग इसको लिखे तो IV RMS इक्वल टू V max बटे 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग V max का वैल्यू निकाल सकते थे, इसके जगह पर हम लोग 200 रख देंगे और V max बाय 2। तो V max यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 400 निकल जाएगा, यानी V max इक्वल टू 400 वोल्ट निकल गया। तो V max हमको पता चल गया। तो अब हम लोग को RMS वैल्यू याद करना है फुल वेव में, यानी फुल वेव में RMS इक्वल टू कितना होता है, RMS इक्वल टू होता है VM बाय VRMS VM बाय √2। तो यानी 400 बटे √2 हम लोग कर देंगे, तो 400 बटे √2। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। शायद इसका आंसर 282.8 वोल्ट आएगा। तो यही इसका राइट आंसर, जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज 25 किलोवाट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर रन्स एट 1000 RPM, देन द नंबर ऑफ पोल्स एंड वोल्टेज पर फेज इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोल की संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है, पोल की संख्या पूछ रहा है। एफ यहाँ पे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और एफ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, एन भी यहाँ पे दिया हुआ है, एन इक्वल टू 1000
दिया हुआ है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, NS = 120F/P, NS = 120F/P। यहाँ से हम लोग पोल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो NS की जगह पर हम लोग 1000 रख देंगे, यहाँ 120 × F 50/P। यहाँ से हम लोग करेंगे तो 5 से 2 बार में 20 हो गया, 20 से ये 6 बार, यानी P का वैल्यू 6 आ गया। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, या तो ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग को ये वैल्यू भी इसका निकालना है, वोल्टेज पर फेज। तो वोल्टेज पर फेज यहाँ पे देखिए 25 किलो वोल्ट दिया हुआ है, 25 किलो वोल्ट। ये जो वोल्टेज है स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन का मैं फिगर पहले बना देता हूँ, स्टार कनेक्शन का। तो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ वोल्टेज जो दिया हुआ है वो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं 25 किलो वोल्ट दिया है। तो 25 किलो वोल्ट दिया है, तो हम लोग को फेज वोल्टेज निकालना है। तो फेज वोल्टेज इक्वल टू होता है लाइन वोल्टेज यानी V/√, एक सेकेंड यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फेज वोल्टेज यानी VPH निकालना है। तो VPH = VL/√3। ये सब हम लोग जानते हैं स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 होता है। तो यहाँ से हम लोग को फेज वोल्टेज निकालना है। फेज वोल्टेज यानी 25 × 1000 /√3 कर देंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आप निकाल लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। यानी पहला जो होगा एक 6 पोल होगा, और दूसरा इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्प्रिंग कंट्रोल टाइप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन ऑप्शन ए है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, ऑप्शन बी है करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी 0, ऑप्शन डी है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसका मैं जैसे कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये स्केल है, इसके स्केल पर 0 1 2 3 ऐसे दर्शाया जाता है। ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर को जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो पॉइंटर जो है मूव करता है और रीडिंग को मेजर करता है। फिर पॉइंटर मूव करने के बाद ये सप्लाई हटाने के पॉइंटर फिर 0 पर आ जाता है। तो शुरू में जो 0 से रीडिंग पर जाने के लिए जो टॉर्क आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क। और फिर रीडिंग पर से 0 आने के लिए जो टॉर्क की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क। तो आपको दोनों बात याद रखना, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्प्रिंग, तो कंट्रोलिंग हम लोग जो करते हैं 2 तरह से करते हैं। कंट्रोलिंग हम लोग एक स्प्रिंग कंट्रोलिंग होता है, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन में कहा गया स्प्रिंग कंट्रोलिंग। तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग में जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के वैल्यू का, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है डिफ्लेक्शन के, यानी कि जितना थीटा एंगल डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। तो इस दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो इसको मर्ज करने के बाद थीटा जो समानुपाती हो जाएगा आई। तो जब दोनों यानी कि टी सी = TD हो जाएगा, तो TC और TC = TD करने के बाद हम लोग थीटा समानुपाती ID प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यानी थीटा यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ऑप्शन डी इसका राइट एंगल होगा, क्योंकि मैं फिर से समझा देता हूँ। TC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और TD यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। और दोनों जब बराबर कर देंगे, तो दोनों जब बराबर करेंगे तो उस समय जो होगा थीटा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। तो वही इसका लैंग्वेज में लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रिंग विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच आर, ऑप्शन ए है नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन बी है नॉन सब्जेक्टेड टू मच फैटिग्यू, ऑप्शन सी है लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर रेसिस्टेंट कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इससे पहले भी मैंने बताया कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो इस स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग यूज किया जाता है वो किस तरह से का होता है, वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और उस नॉट सब्जेक्टेड टू मच फैटिग्यू ये भी होना चाहिए।
लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी होना चाहिए और लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस कोफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये सभी उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीस्टोरिंग टॉर्क इन ए स्प्रिंग कंट्रोल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज। रीस्टोरिंग टॉर्क यानी कि ये कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों ही किया। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के यानी डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल के। तो आप देखेंगे ऑप्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो टीसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक भी अपलोड कर दिए हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और जाइए अब जितने भी ट्रिक है उस सभी को देख लीजिए, और जितना प्रैक्टिस सेट है वो भी कीजिए। आप डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में कमज़ोर है, उसको अच्छे से फिर से तैयारी कीजिए। तो अभी जितना भी समय है SSC JEE का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, जितना समय अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दोस्तों आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।